खबरनामा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। महाराष्ट्र को मिल रहा है आज नया वजीर आला। देवेंद्र फडणवीस वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अब से थोड़ी देर बाद ओहदे और राजदारी का ले रहे हैं हलफ। सूरज का मुतालिया करने के लिए इसरो ने प्रोबा 3 मिशन किया लॉन्च। यूरोपीय खलाई एजेंसी ने डबल सैटेलाइट को किया लॉन्च। भूटान के बादशाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत के दौरे पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भूटान के बादशाह से की मुलाकात। ऑपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के जरिए रखना डालने पर पार्लियामानी उमूर के वजीर ने कहा, अहम मामलात में खलल पैदा करना इंतहाई अफसोसनाक, पूरे मामले को सियासी ड्रामा करार दिया। OCCRP में राहुल गांधी पर लिखे गए आर्टिकल पर बीजेपी हमलावर। कायद हज़्ब इख्तिलाफ पर मुल्क के खिलाफ साजिश का लगाया इल्जाम। बीजेपी अरकान पार्लियामेंट की भी मामले पर पार्लियामेंट में शदीद नारेबाजी। तो आपको बता दें कि सूरज का मुतालिया करने के लिए इसरो ने प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च कर दिया है। यूरोपीय खलाई एजेंसी के प्रोबा 3 शमसी मिशन को PSLV C-59 खलाई गाड़ी पर लॉन्च किया गया। भारत लगातार गैर मुल्की सैयारचा लॉन्च करने की तरफ गामजन है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक तकरीबन 33 मुल्कों के सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। भारत ने कई ममालिक के 432 सैटेलाइट्स को कामयाबी से लॉन्च किया है, जिनमें जर्मनी और कोरिया, बेल्जियम, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, इटली, इजराइल, कनाडा, जापान, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, तुर्की, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे, सिंगापुर, लक्समबर्ग, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात, इटली और दीगर कई मुल्क शामिल हैं। काबिले जिक्र है कि गैर मुल्की मसनूई सैयारों को लॉन्च करने का ये जो अमल 26 मई 1999 को उस वक्त शुरू हुआ जब इसरो ने जर्मनी और जमहूरिया कोरिया के लिए सैटेलाइट लॉन्च किए थे। दिलचस्प बात यह है कि अब तक 424 गैर मुल्की सैयारचों में से 389 वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार के दौरान लॉन्च किए गए हैं। और भूटान के शाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत दौरे के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात की। भूटान के बादशाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज से भारत के 2 रोजा सरकारी दौरे पर हैं। नई दिल्ली पहुंचने पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर खारजा ने अपने इस्तकबाल की तस्वीरें मुश्तरक करते हुए लिखा कि उनके दौरे से हमारी दोस्ती मजबूत होगी। इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान पहले से मौजूद करीबी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। और नई सरकार आज महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की क़यादत में हलफ उठा रही है। महायुति सरकार की हलफ बर्दारी की तकरीब मुंबई के आजाद मैदान में इनकाद हो रही है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस अब से थोड़ी देर बाद हलफ लेंगे।
इस तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के जेरे इक़्तिदार रियासतों के वुज़रा आला और नायब वुज़रा आला भी शरीक हैं। इसके पेश नज़र मुंबई में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। मुख्तलिफ जगहों पर पीएम मोदी के होर्डिंग्स लगे हैं और बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। असेंबली इंतखाबात की तारीख अक्सरियत हासिल करने वाले महायुति इत्तेहाद के अरकान ने देवेंद्र फडणवीस की क़यादत में गवर्नर से मुलाकात की और सरकार बनाने के लिए हिमायत का खत पेश किया। गौरतलब है कि देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार वजीर आला के ओहदे का हलफ ले रहे हैं। फडणवीस का कहना है कि महाराष्ट्र के आवाम से जो भी वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। तो वहीं शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे ने कहा है कि इत्तेहाद में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर किरेन रिजिजू ने पार्लियामेंट की कार्रवाई में बार बार खलल डालने पर अफसोस जाहिर किया है। उन्होंने बताया कि हमने सरमाई इजलास के आगाज से ही एक ऑल पार्टी मीटिंग का एहतमाम किया था। मीटिंग में पहले ही मुनक्किद तौर पर फैसला लिया गया था कि ऐवान में किन मौज़ूआत पर बहस की जाएगी। हुकूमत की इतनी शफाफियत के बावजूद पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का ड्रामा चलता रहता है। पार्लियामानी जमहूरियत में ये ठीक नहीं है और ये ऐवान चलाने का सही तरीका नहीं है। आज कुछ मेंबर पार्लियामेंट ने एक बहुत अहम मसला उठाया और ऑपोजिशन ऐवान में रखना डाल रही थी। मैं ऑपोजिशन के ऐसे मुसलसल रवैये पर अपील करना चाहता हूं कि जमहूरियत के मंदिर में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। मैं ऑपोजिशन पार्टी का व्यवहार से बहुत दुखी हूं। भारत के उभरते हुए ताकत को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए जो षड्यंत्र रचा हुआ है वो गंभीर मामला है। ये मुद्दा उठाया है। उस समय वो जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हैं वो हंगामा कर रहे हैं। बात सुनना चाहिए। चेयरमैन के ओर से भी इसको करके कहा है कि ये मामला गंभीर है। वो सुनने नहीं चाहते हैं और आरोप लगा रहे हैं। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के सदस्यों को अपील करना चाहता हूं, हर हंगामा मत कीजिए, चर्चा कीजिए। देश सुनना चाहता है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के एहतजाज को ड्रामा करार देते हुए कहा है कि उन्होंने इंडी इत्तेहाद और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह की सरगर्मियों को अंजाम दे रहे हैं। गठबंधन संतरे की तरह फांक फांक है, ऊपर से छिलका था, छिलका हट गया। अब ये अपना वर्चस्व कैसे हो और कैसे मीडिया में सबसे आगे हम छाए रहें। कल वो गए दिल्ली गेट पर, उनको मालूम था कि हमको नहीं जाने देगा, लेकिन अखिलेश के कंपटीशन में गए, अखिलेश जी के कंपटीशन में राहुल जी गए। आज ये संसद की परिक्रमा कर रहे हैं। संसद की परिक्रमा करने से ये पॉलिटिकल ड्रामा के सिवा और कुछ नहीं होगा। इससे बढ़िया आध्यात्मिक पंचकोशी अयोध्या का कर लेते तो पूरे खानदान तर जाते। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में वक्फा सवालात के दौरान फिलिस्तीन पर भारत के मौक़िफ़ पर सवाल का जवाब देते हुए वाज़ेह किया कि भारत फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का हामी है। Regarding the two-state solution, we support a two-state solution, and we have been public and unambiguous about that. So I think there should be no cause for confusion regarding two-state solution. वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में वक्फा सवालात के दौरान कहा कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी ऐवान RWA के जरिए फिलिस्तीन को $5 मिलियन की इंसानी इमदाद फराहम कर रहा है। India has given assistance to the people of Palestine at this particular time,
I would like, sir, through you to bring to the notice of the House that we make an annual contribution of $5 million to the UNRWA, which is the main assistance providing agency. In recent times, in terms of the conflict, sir, we have provided 70 metric tons of aid, of which 16.5 was of medicines in 2023. We have given 65 metric tons of medicines to Palestinian Authority and to UNRWA in 2024. बीजेपी लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में गैर मुल्की ताकतों और रिपोर्ट्स के जरिए भारत की छवि को खराब करने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में पार्लियामेंट का इजलास शुरू होते ही भारत के इक्तिसादी और समाजी मफादात के खिलाफ रिपोर्ट्स जारी की जाती रही हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक फ्रेंच पब्लिकेशन ने क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि इस तंजीम को गैर मुल्की फंडिंग मिलती रही है। इसका जॉर्ज जो सोर्स से भी ताल्लुक है। और सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि किस तरह जॉर्ज सोरोस के जरिए माली मदद से चलने वाले OCCRP भारत के लिए फर्जी कहानियां फैलाना चाहता है। विगत 3 वर्षों से जब से भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है कि विदेश की बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो भारत की व्यवस्था के आर्थिक पक्ष, भारत की व्यवस्था के नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष पर आक्रमण कर रही हैं। इस संदर्भ में एक रीसेंट जानकारी आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन गवर्नमेंट्स की फंडिंग है और उसका फोकस इंडिया के ऊपर भी है और इस फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी इनका कनेक्शन है। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने आज लोकसभा में 3 अहम मसाइल पर कांग्रेस को सख्त निशाना बनाया। निशिकांत दुबे ने पेगासस, हिंडनबर्ग और इन मामलात को लेकर कांग्रेस के रवैये पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन के मामले में लोगों की जान बचाई है। निशिकांत दुबे ने लोकसभा में फ्रांसीसी अखबार मीडिया की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि किस तरह से भारत में कांग्रेस में जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंड लेने वाली अमेरिकी एजेंसी OCCRP की मदद से पार्लियामेंट को यरगमाल बनाने और हुकूमत को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। 3 मुद्दे हैं सर। पहला है पेगासस, जिसपे कि पार्लियामेंट नहीं चला। पेगासस जैसे मामला होता है 18 जुलाई को, वैसा ही राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और संजय राउत उसको ट्वीट करते हैं और यह पार्लियामेंट्री हो जाता है। दूसरा हिडनबर्ग का मामला आता है, माइंस का मामला आता है, कोल का मामला आता है, जो ओपन सोसाइटी करती है उसके ऊपर जयराम रमेश ट्वीट करते हैं, संजय राउत ट्वीट करते हैं, पूरी पार्लियामेंट बंद हो जाती है। उसी तरह से वैक्सीन का मामला है सर, 140 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बचाया। जैसे ही ये वैक्सीन का मामला आएगा, ब्राजील ने हमको रोक दिया, उसी तरह से सागरिका को ट्वीट करेंगे, राजदीप सूर्यदेसाई ही ट्वीट करेंगे और ये पार्लियामेंट बंद हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी को हदफ तनकीद बनाया। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और तर्जुमान संबित पात्रा ने राहुल को गद्दार बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले जॉर्ज सोरोस के साथी हैं। LOP लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। अपने देश के साथ द्रोह कर रहा हो तो स्वाभाविक रूप से यह एक बहुत सीरियस विषय है। हमारे वैक्सीन के ऊपर आघात करने के लिए एक आर्टिकल लिखा गया कोवैक्सीन और ब्राजील को लेकर कि ब्राजील ने विड्रॉ किया है ये ऑर्डर, और तुरंत 1 जुलाई 2021 को यह आर्टिकल छपा OCCRP को, और 2 जुलाई
2021 को कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा भारत की सरकार और कोवैक्सीन को घेरे में ले लिया। डिक्टेशन उनका है, राहुल गांधी उसको फॉलो करते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी भारत मुखालिफ ताकतों का साथ मिले हुए हैं। पात्रा ने कहा कि राहुल की कोशिश है कि भारत में सनत को तरक्की ना मिले। बीजेपी ने यह भी इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी अपने फायदे के लिए मुल्क को फरोख्त भी कर सकते हैं। हम तो पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते थे, यहां पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होने लगी कि भारत का कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ठीक नहीं है, इनको हटाना चाहिए। 18 जुलाई 2021 को पेगासस रिपोर्ट आया, ओसीसीआरपी ने इसे पहले उजागर किया और 19 जुलाई 2021 को राहुल गांधी इसी रिपोर्ट के आधार पर पेगासस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। वो हाहाकार, वो सदन का नहीं चलना, वॉश आउट ऑफ द पार्लियामेंट, और ये सारा कुछ पार्लियामेंट में सदन चलने से पहले ये सारे रिपोर्ट्स आते थे एंड दे यूज्ड टू बी ए कंप्लीट वॉश आउट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सदन बंद हो जाते थे, स्थगन होता था, और आज भी आप देख रहे हैं किस प्रकार की परिस्थिति पार्लियामेंट में। दिल्ली रियासती बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर आयुष्मान स्कीम को नाफिज ना करने पर सवाल उठाए हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि ये आम आदमी पार्टी की हल्की सोच को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत पर दिल्ली के लोगों को आयुष्मान स्कीम से महरूम करने का भी इल्जाम है। दिल्ली देश की राजधानी आयुष्मान योजना से वंचित है, वो उसका लाभ नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं चाहती कि दिल्ली के लोग इस योजना का लाभ उठा पाए। इसीलिए हमारे सातों सांसद कोर्ट गए कि अगर केंद्र सरकार लोगों के स्वास्थ्य की चिंता के लिए पैसा देने को तैयार है तो तुम्हें तकलीफ क्या है। और राजनीति का जो निचला स्तर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दिखाया है, विशेष रूप से इस योजना को लेकर, वो निंदनीय है। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया। उन्होंने आयुष्मान योजना के अदम नफाज पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार ने आम लोगों को आयुष्मान योजना से महरूम रखा है। आयुष्मान भारत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई विश्व की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजना है, लेकिन माननीय केजरीवाल जी, माननीय आतिशी जी और आम आदमी पार्टी की सरकार द्वेष की राजनीति करती है और इसीलिए दिल्ली की जनता को वंचित रखती है अपने स्वार्थ और अपने हितों के लिए। वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में और उनके सानिध्य में दिल्ली के सातों सांसदों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नायब सदर जमहूरिया ने राज्यसभा में ऑपोजिशन के मुसलसल हंगामा आराई को मुल्क की छवि को खराब करने के लिए बैरून मुल्क अपोजिशन लीडरों के मुसलसल रुझान पर अपोजिशन की सख्त सरजनिश की है। उन्होंने कहा है कि हम सबसे बड़ी जमहूरियत को मफलूज नहीं होने देंगे। हाँ, और ये एक संगीन मसला है और ऐवान ने ऐसे हसास मौजुआत पर मुत्तहिद रहने की जरूरत पर जोर दिया। This is a very serious issue and we need to have opinion from everyone this side. We cannot allow largest democracy to be made dysfunctional by deep state anywhere else. This house should be united in neutralizing any trend, any initiative that is pernicious, dangerous to our sovereignty. और आपको बता दें कि आज मिट्टी का आलमी दिन है। मिट्टी का आलमी दिन हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि लोगों में मिट्टी की अहमियत और पायदारी और निज़ाम के बारे में बेदारी पैदा की जा सके। आज के दिन का मकसद
सेहतमंद मिट्टी की अहमियत पर तवज्जो देना और मिट्टी के वसाइल के पायदार इंतजाम की वकालत करना है। तो आइए बताते हैं मिट्टी की ज़रखेज़ी को कैसे बरकरार रखा जाए और इसके लिए मरकजी सरकार की तरफ से कौन कौन सी स्कीमें चलाई जा रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मिट्टी हमारी जिंदगी का एक बेहद अहम और लाजमी हिस्सा है। ये हमें जरूरी ग़िज़ाई अज्जा फराहम करती है। खाने की अशिया की नशोनुमा की बुनियाद हैं ये अज्जा। मिट्टी के मैयार को सेहतमंद रखना हर एक की जिम्मेदारी है। इसीलिए हर साल मिट्टी की अहमियत के साथ साथ उसके पायदार इंतजाम के बारे में लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए मिट्टी का आलमी दिन 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मिट्टी के आलमी दिन का आगाज 2014 में हुआ था। इससे कबल इस दिन को मनाने का मुतालिबा 2002 में उठाया गया था। इस साल भी मिट्टी के आलमी दिन का पैगाम मिट्टी की देखभाल, पैमाइश, निगरानी, इंतजाम की थीम के साथ लोगों तक मिट्टी में नामियाती कार्बन की कमी और जरूरत से ज्यादा कीमियाई खादों के इंतजाम की थीम के साथ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। एनवायरनमेंट है वहाँ तक ये इफेक्ट करता है, तो इसके बारे में जागरूक और हम विश्व मृदा दिवस के ऊपर इसके बारे में किसानों को जागरूक करते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा इमोशनल अपील भी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं उपकार फिल्म आई थी, उसके अंदर एक गाना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। तो कहने का मतलब यदि ज़मीन स्वस्थ है तो वो सोना और मोती और ये सारा उसी का पार्ट है, क्योंकि स्वास्थ्य है सबसे बड़ी चीज़ है। मिट्टी में नामियाती कार्बन की कमी, जरूरत से ज्यादा कीमियाई खादों का इस्तेमाल, फसलों की बाक़ियात का मुकम्मल खात्मा और फसल का मुनासिब निज़ाम न होना कुछ ऐसी वजूहात हैं जो ज़मीन की ज़रखेज़ी को कम करती हैं। मरकजी हुकूमत मिट्टी की ज़रखेज़ी को बरकरार रखने के लिए बहुत सी स्कीमें चला रही है, जिसमें 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड में किसान शुरू की गई सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम खास है। जमीन की मिट्टी की हालत के बारे में इसमें मालूमात दी जाती हैं। इस कार्ड के जरिए किसान अपनी जमीन में ग़िज़ाई अज्जा की कमी को जान सकते हैं, ताकि उसे पूरा करके अपनी पैदावार में इजाफा कर सकें। अगस्त 2024 तक मुल्क भर में 24.17 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। मरकजी हुकूमत नीम कोटेड यूरिया के इस्तेमाल पर भी जोर दे रही है। मिट्टी का आलमी दिन पायदार ज़मीनी इंतजाम, हयातियाती तनव्वुर और तालीम तक रसाई को फ़रोग़ देकर ज़मीन की बका में मिट्टी के अहम किरदार को उजागर करता है। यह आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तक़बिल को यकीनी बनाने और मिट्टी की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए ठोस कोशिशों का मुतालिबा करता है। ये सालाना तकरीबन मिट्टी, पौधों, जानवरों और इंसानों के दरमियान पेचीदा रिश्तों की याद दिलाता है और इस अनमोल वसाइल को महफूज रखने की ज़रूरत पर भी जोर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और सकाफत और सयाहत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने हिंदुस्तान टाइम्स में एक मजमून लिखा है। अपने मजमून में उन्होंने आचार्य नंदलाल बोस और उनके साथियों की बनाई गई पेंटिंग्स का तफसीली जिक्र किया है, जिसमें भारत के आइन की असल और नकल को दिखाया गया है। मरकजी वजीर ने अपने मजमून में लिखा है कि जमहूरिया हिंद के बानी दस्तावेज पर 5000 साल से ज्यादा की तहजीबी तारीख को बेहतर शक्ल में पेश करना एक मुश्किल काम है, लेकिन आचार्य नंदलाल बोस सिर्फ एक मुसव्विर ही नहीं थे और आइन को पेंट करना महज एक मंसूबा नहीं था, बल्कि उन्होंने जो भी खाके बनाए हैं वो आइन की आखिरी सफ़ा पर दर्ज हैं। दर हकीकत ये तस्वीर भारतीय तारीख की तरक्की का सफ़र है। इन तस्वीरों को 12 ऐवानात में दर्जा बंदी किया जा सकता है। मोहनजोदड़ो के दौर और वैदिक दौर, महाकाव्य दौर और महाजन पाड़ा और नंदा दौर, मौर्य दौर और गुप्त दौर, बरतानवी दौर, तहरीक आज़ादी, इनकलाबी तहरीक और आज़ादी और भारत की कुदरती खूबसूरती खुसूसियात तस्वीरें कौमी निशान से शुरू होती है। वज़ीर सयाहत ने भारतीय आइन को इसकी समाजी, सकाफती, अफसानवी, रूहानी और दीगर खुसूसियात के लिए खिराज तहसीन करार दिया।
मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत के मजमून के बारे में मालूमात देते हुए वजीर आजम के दफ्तर ने लोगों से इस मजमून को पढ़ने की अपील की है। वजीर आजम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि वजीर सयाहत गजेंद्र सिंह शेखावत ने रोशनी डाली है कि भारत का आईन एक कानूनी दस्तावेज से ज्यादा है। ये भारत के सकाफती, रूहानी और तारीखी विरसे का जश्न मनाता है। मरकजी वजीर तवानाई और शहरी रिहाइश के वजीर मनोहर लाल ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के तहत अब तक 2,86,13,000 घरों को बिजली फराहम की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर घरों को बिजली फराहम कर दी गई है। अभी तक जो टोटल हाउस होल्ड्स है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स इलेक्ट्रीफाइड, वो 2,86,13,000 DDGY और सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत इस योजना का लाभ और ये अभी तक पहुंचा दिया गया। देश भर में सभी गांव के सभी हाउस होल्ड्स को बिजली मिले, इस नाते से अलग अलग समय पर अलग अलग योजनाएं चलाई गई। मैं समझता हूं सभी गांवों के अंदर बिजली पहुंच गई है। दूर दराज के जो मजरा टोले हैं उसमें अभी नहीं पहुंची है, उसमें भी PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में अकलियतों के खिलाफ मजालिम का सिलसिला लगातार जारी है और भारत में भी उस जुल्म के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। इसी सिलसिले में कोलकाता की सनातन समाज आज धर्मतला में एक रैली है और बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी और उनके वकील पर हमले समेत मंदिरों को जिस प्रकार से तोड़फोड़ हुई है, ऐसे वाकयात रूनुमा हुए हैं, जिसके बाद वहां की यूनुस सरकार की शदीद मजम्मत हो रही है। बांग्लादेश में हुकूमत ने हमला आवरों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सारा इल्जाम भारत और मगरिबी बंगाल के बंगाली मीडिया के साथ साथ भारत के सनातन लीडरों पर भी डाल दिया है, जबकि बैनुल-अक़वामी दबाव को बरकरार रखने के लिए मोहम्मद यूनुस ने कल बांग्लादेश छोड़ दिया। अवामी लीग और दीगर सियासी जमातों से मुलाकातें की। अब आज भी उनका अक़लियतों के अलावा दीगर मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात का प्रोग्राम है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।